स्टार्ट कर। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित, पासा एजुकेटर में आज सॉलिड स्टेट की जो क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले थे। फर्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लासेस चलेंगी हमारी, और फर्स्ट क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा था। आज शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का कुछ शॉर्ट फॉर्म पूरे चैप्टर का समराइज। कुछ 20 से 25 पेज का एक पीपीटी तैयार है। प्रेजेंटेशन के थ्रू 20 से 25 पेज में पूरे सॉलिड स्टेट को कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड स्टेट की जो क्लासेज है इसमें मुख्य रूप से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ना है। जब सब्सटेंस का कैटेगराइज करते हैं, सब्सटेंस पदार्थ को बांटते हैं, मैटर को डिवाइड करते हैं अलग अलग प्रकार से, अर्थात मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल मैटर को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बट मेनली 3 ही ठोस, द्रव और गैस को माना जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट आते हैं ठोस, तो इस ठोस का जो गुण है, इस ठोस के गुण को हम लोगों ने बच्चों की क्लासेस में भी पढ़े थे, 8वीं 9वीं 10वीं और बेसिक साइंस के क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। जो ठोस है इसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठोस के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, अर्थात कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनका पार्टिकल्स जब एक साथ एक जगह कंबाइन होता है और यह इसके बीच के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होते हैं, उस स्पेस को अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। तो अंतर आणविक स्थान जो है बहुत ही कम होता है, और इसके अंतर आणविक स्थान ये जो 2 पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो फोर्स है काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठोस के जो पार्टिकल्स है इसके बीच में आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होगा, और इसके अवयवी कणों में आकर्षण बल मजबूत होगा, और अंतर आणविक स्थान काफ़ी कम होता है। किंतु ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित, अंतराण्विक बल काफ़ी मजबूत, अंतराण्विक स्थान कम, इतना से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ठोस में अगर कोई इतना छोटा सा डिवाइस है, इस डिवाइस को अगर अलग अलग पदार्थ से बनाया जाए तो इसका वजन अलग हो सकता है, इसके क्वालिटी में बदलाव हो सकती है। इतना ही वजन 1 केजी में भी हो सकता है, 100 ग्राम में भी हो सकता है। ठोस है, अगर कुछ और पदार्थ का बने तो इसको आराम से तोड़ा भी जा सकता है। अगर पदार्थ का क्वालिटी चेंज करे तो इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, काफी मजबूत हो जाएगा। कोई ऐसे पदार्थ का बने कि इसको दबाया जाए तो दब जाएगा, बहुत सारे ऐसे पदार्थ से बनाया जाए कि दबाया जाए तो नहीं दबेगा। अर्थात इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो कण है, इस कण का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के बेस पर ही जो ठोस है, जो सॉलिड्स होते हैं, जो पदार्थ है, ये मजबूत, कमजोर, दबने वाला, नहीं दबने वाला, टूट जाने वाला, नहीं टूटने वाला, इसका अलग अलग गुण इसके अवयवी कण पर ही निर्भर करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं ठोस जो है इसके गुणों को, इसका स्ट्रक्चर के गुणों को देखेंगे। स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज है ना ऑफ सॉलिड्स, तो इसके बारे में देखा जाए तो ठोस का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो गुण है, जो क्लासिफिकेशन है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स का जो अरेंजमेंट है, इसका मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्ट है, इसके बेस पर ठोस के सभी गुणों को पढ़ेंगे
और आगे बढ़ते हैं बाई टॉपर्स पॉइंट जीओआई। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला डिफिनिट शेप होता है, निश्चित आकार होगा, आयतन भी निश्चित होगा, है ना। सॉलिड मेंटेन अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, जो जैसे ये ठोस है, इस ठोस में जो कण होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, फिक्स, इसके पार्टिकल्स अपनी जगह पर स्थिर होंगे, इस कारण से इसका आयतन भी निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा। सेकेंड पार्ट है शॉर्ट इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक जो स्थान है, जो दूरी है, शॉर्ट होता है, काफी कम होता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जो ठोस के जो कण होंगे बीच में, जैसे मानो कि एक ये ठोस का पैकेट बना दिए और इस ठोस के पैकेट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बहुत अच्छा से सजा हुआ रहता है। अगर ये द्रव होता तो इसके जो पार्टिकल्स है ये काफी ज्यादा दूर दूर होते, लेकिन ये ठोस है तो ठोस का क्या है कि अंतर आणविक स्थान, ये जो दो पार्टिकल्स है इसके बीच का जो स्थान है ये बहुत ही कम है। अगर द्रव होता तो काफी दूर दूर होता, तो अंतर आणविक स्थान थोड़ा दूर हो जाता, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तीसरा टर्म देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, अंतर आणविक जो बल होगा काफी मजबूत होगा। ये जो कण देख रहे हैं, ये जो कण है, जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। आकर्षण बल जो एक दूसरे के प्रति काफी स्ट्रांग रूप में लगता है। नेक्स्ट देखे तो इनकम्प्रेसिबली कंप्रेसिबल एंड रिजिड, रिजिड अर्थात कठोर होता है, जो ठोस होगा वो कठोर होगा, क्योंकि इसका पार्टिकल्स एक वे में सजा होता है, एक रेगुलर पैटर्न बनता है, इस कारण से ये कठोर होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। आइए ठोस को बांटते हैं हम लोग, ठोस को बांटते हैं। अगर देखा जाए सॉलिड, ऐसे हम लोग पदार्थ को बांटे, तो पदार्थ को बांटे हैं तो पदार्थ को बांटे हैं तो ठोस, द्रव, गैस, तीन भाग में बांटे भौतिकी गुण धर्म के आधार पे। अब जो ठोस है उसको भी बांटते हैं, तो ठोस को बांट रहे हैं तो जो हमारा सॉलिड है इसको दो भाग में बांट रहे हैं, एक अमोर्फस सॉलिड एंड सेकेंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड बोला जाए तो फल्स सॉलिड, मिथ्या ठोस, झूठा ठोस, वैसा ठोस जो अपने अवयवी कणों को अच्छा से सजा के नहीं रख पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं आप, सबसे ये बच्चों पे ही एग्जाम्पल है। आप जब क्लास आते हैं तो क्लास आने के टाइम में जो पार्किंग है उसमें साइकिल लगाते हो, तो कोई साइकिल इधर लगा देगा, कोई उधर लगा देगा, कोई टेढ़ा लगाएगा, कोई ऐसे तैसे, जैसे मन करे आके लगा के चले आओ अंदर। तो ये जो एक रेगुलर वे में, अर्थात ये एक सीक्वेंस में नहीं सजा पाए आप साइकिल को, तो यह जो वैसे ही ठोस है, उस ठोस का जो अगर पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न नहीं बनाएगा तो वो वास्तविक ठोस नहीं है, वो झूठा ठोस है, फल्स सॉलिड है, मिथ्या सॉलिड है, अर्थात मिथ्या ठोस है, उसी को कहते हैं अमोर्फस सॉलिड। और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे आप क्लास में आए, साइकिल लगाए तो एकदम सीक्वेंस में एकदम सजाकर साइकिल लगा दो। दूसरा एग्जाम्पल, मक्का खाए होंगे, मकई बोलते हैं हम लोग, इसमें जो बाल होते हैं, जो भुट्टा होता है, वो एकदम सीक्वेंस में लगा हुआ रहता है, सीक्वेंस में लगा हुआ रहता है, तो एक सजा के एकदम रेगुलर वे में होता है, कहीं गैप नहीं होता है, तो पूरा सीक्वेंस में लगा है, तो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में लगा है। अर्थात जो ठोस के जो कण है वो कण एक सीक्वेंस में बना हुआ है, रेगुलर पैटर्न है, अवयवी कण सजा के रखा हुआ है। अवयवी कण अर्थात छोटे कण कह सकते हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स, नहीं दिखने वाले कण, अर्थात अणु, परमाणु, आयन से भी समझ सकते हैं।
खैर इसको और डिटेल समझा जाए तो कुछ और भी होता है, पर इतना से काम चलेगा। आइए क्रिस्टलाइन ठोस को अमोर्फस सॉलिड, ये झूठा ठोस, इसका तो मिथ्या ठोस, इसका ब्रांचेस नहीं है, पर क्रिस्टलाइन ठोस को 4 भाग में बांटते हैं। पहला, क्रिस्टलाइन ठोस को नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। तो आइए मोलिक्यूलर सॉलिड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मोलिक्यूलर सॉलिड जो है, मोलिक्यूलर सॉलिड अर्थात आणविक ठोस, आणविक ठोस, मोलिक्यूलर सॉलिड को हिंदी में कहते हैं अणु, मोलिक्यूल से बना, मोलिक्यूल से बना मोलिक्यूलर, अणु से बना आणविक, ये सॉलिड ठोस है। तो आणविक ठोस जो होते हैं अर्थात इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, कण, ये कण बना जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से जो बने होंगे, जो इनविजिबल पार्टिकल से बना होगा, यह अणु से बना होगा। मोलिक्यूल अर्थात ये शब्द ही है मोलिक्यूल, अणु से, तो अणु से बना आणविक ठोस। तो इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये सब के सब अणु से बने होंगे, अणु से बने होंगे। और इसको 3 भाग में बांट रहे हैं। ये है पोलर सॉलिड, ध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर सॉलिड, अध्रुवीय ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना, हाइड्रोजन आबंध ठोस। पोलर अर्थात ध्रुवीय, नॉन पोलर अध्रुवीय, हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन आबंध है। 3 प्रकार से मोलिक्यूलर सॉलिड को बांटते हैं। दूसरा देखिए, ये है आयनिक सॉलिड्स अर्थात आयन से बना है, तो इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे ये आयन ही होंगे, ये नाम ही है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का कोई टाइप नहीं है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं, हिंदी में भी आयन, इंग्लिश में भी आयन। तीसरा देखा जाए ये है मेटालिक सॉलिड। क्या है? मेटालिक सॉलिड अर्थात मेटल, मेटालिक बना मेटल से, धातु, मेटल अर्थात धातु हिंदी में बोला जाता है। तो मेटालिक सॉलिड्स अर्थात धात्विक ठोस। तो धातु, धातु बनेगा किससे? ये कंपाउंड बनेगा, धातु बनेगा, धातु अर्थात आयन, तो इसके पार्टिकल्स भी आयन से होते हैं। 4 नंबर देखा जाए तो ये कोवैलेंट अर्थात नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट इसका दूसरा नाम भी है, एक कोवैलेंट भी कहते हैं या नेटवर्क भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। नेटवर्क की तरह इसका जाल होता है, जैसे हीरा का, ग्रेफाइट का, है ना, इसका जो लेयर बाई लेयर होता है। ग्रेफाइट का देखेंगे तो एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्टेड होता है, तो ये नेटवर्क होता है एक टाइप का, इसलिए इसका नाम ही है नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और ज्यादा। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, ये परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। मेटल का आयन, आयन का आयन, मोलिक्यूलर का अणु होते हैं। और यह जब नेटवर्क सॉलिड है, ये 2 टाइप से, 2D और 3D है। चलिए आइए और नेक्स्ट देखते हैं। बात है अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को थोड़ा सा और पढ़ने की, क्रिस्टलाइन के बारे में जाने की। जो अवयवी कण होगा वो सीक्वेंस में होगा, उसे कहेंगे क्रिस्टलाइन ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ट्रू सॉलिड सच्चा ठोस। दूसरा है अमोर्फस सॉलिड यानी मिथ्या ठोस, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में नहीं सजे होंगे। तो आइए अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को समझते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है और अमोर्फस सॉलिड, दोनों को देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर 3 डायमेंशन। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा इसमें जो परमाणु का अरेंजमेंट होगा वो 3D में होगा, बट इधर अमोर्फस में देखेंगे, मिथ्या ठोस में देखेंगे, अमोर्फस सॉलिड में अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जानते हैं। दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है।
और क्रिस्टलीय में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। आगे देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इधर कहता है नो पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट। आगे देखेंगे एंसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, और भी कंपैरिजन दे सकते हैं। ट्रू सॉलिड्स होता है, ये स्यूडो सॉलिड्स होता है। स्यूडो अर्थात मिथ्या, झूठा, फॉल्स सॉलिड को स्यूडो भी बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल्स होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। मोर रिजिड होता है, ज्यादा कठोर होगा, स्वाभाविक है। अगर किसी पैकेट में अवयवी कण को या कोई भी कण को किसी डब्बा में अगर गेंद को सजा के काफी अच्छा से पैक करके रख दिया जाए, थोड़ा कठोर होगा, पर उसको दो ऐसे गेंद रख दिया जाए इधर उधर से दबने वाला हो तो ज्यादा कठोर नहीं होगा, तो इसलिए लेस रिजिड लिखा हुआ है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अर्थात जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो अवयवी कण होंगे, जो अरेंजमेंट होगा, सबसे ऊपर वाला लाइन में लिखा है 3D में जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का, यह एकदम जो है यह सीक्वेंस में बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। इसका जो रेंज होगा काफी लॉन्ग होगा। एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के बाद फिर दूसरा पैटर्न मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, एक ही जैसा पैटर्न, लंबा लंबा पैटर्न होगा। ये इसलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर लिखा हुआ है। दीर्घ परास बोलते हैं हिंदी में। ये शॉर्ट रेंज है अर्थात छोटा छोटा इसमें छोटा छोटा रेंज मिलेगा, छोटा छोटा पैटर्न मिलेगा, और वह पैटर्न फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, ये सभी अमोर्फस के लिए है। सॉरी ये क्रिस्टलीय ठोस के लिए है। और इधर जो है सेल्फोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी चीजें अमोर्फस सॉलिड के लिए है। आगे देखते हैं, दोनों में क्रिस्टलीय और अमोर्फस दोनों को अच्छा से समझे होंगे। लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मोर रिजिड, लेस रिजिड, है ना। इसमें रेगुलर पैटर्न, नो रेगुलर पैटर्न, ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं। दोनों को अमोर्फस और क्रिस्टलीय को अच्छा से समझे होंगे। इसको क्लियर करने के लिए दिमाग में बस एक ही बात रखना है कि मकई का जो बाल हम लोग खाते हैं, मक्का जो होता है, इसमें कितना अच्छा से जो भुट्टा है, इसमें दाना जो है काफ़ी रेगुलर वे में एकदम पूरा का पूरा दाना भरा हुआ है, एकदम लाइन से लगा हुआ है, तो इसको क्रिस्टलीय बोलिए। और इधर 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 उधर छिटपुट लगा हुआ है तो वो हमारा क्रिस्टलीय नहीं है, अमोर्फस हो गया। इधर उधर पार्टिकल्स है, एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो ये अमोर्फस है। आइए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। बात है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड्स। अभी जैसा हमने एक चार्ट में देखा कि आयनिक सॉलिड्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। मोलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, इस सब का एग्जाम्पल का एक चार्ट बना के आगे हम लोग और देखेंगे। अभी इसके बारे में देखें हम लोग। आइए देखिए, यहाँ एक चार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। इसी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो चार्ट है, ये जो बना हुआ है, इसका फुल डिटेल्स चार्ट एनसीईआरटी के पेज से लिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। टाइप्स ऑफ सॉलिड जो फर्स्ट देख रहे थे ग्राफ में, हम लोग देखे भी थे। ऊपर में एक चार्ट और हम लोग सिर्फ नाम याद करने के लिए एक चार्ट हम लोग देखे थे। देखिए, मोलिक्यूलर सॉलिड ये 3 टाइप से है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध। दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड, और चौथा होगा नेटवर्क सॉलिड, जिसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं।
तो आइए थोड़ा सा देखते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड को। मोलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट्स है, ये जान रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मोलिक्यूलर सॉलिड का जो भी पार्ट्स हो, चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल ही होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात अवयवी कण अणु ही होगा। क्या होगा? अणु होगा। इसके बीच में जो फोर्स है ये लंदन फोर्स काम करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डेड काम करेगा। और इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। नॉन पोलर के एग्जांपल्स हैं, फिर पोलर के एग्जांपल हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड के एग्जांपल है। इसके जो फिजिकल नेचर, जो प्राकृतिक, जो भौतिकी जो गुण है, ये मोलिक्यूलर सॉलिड्स का, आणविक ठोस का, चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो, सॉफ्ट होते हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो थोड़ा हार्ड होता है। इसमें बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, या विद्युत का चालन करेगा या नहीं करेगा, तो नॉन पोलर के जो पदार्थ होंगे, नॉन पोलर कैटेगरीज के, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं, जो परमाणु का ग्रुप होता है, अर्थात जो अणु होते हैं, ये सब सॉफ्ट होते हैं, और इस साथ में ये इंसुलेटर भी होते हैं। साथ में ये इंसुलेटर भी होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी न्यून है, कम है, और पोलर का भी कम है। हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जैसे में आइस एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये हार्ड होता है, यह भी इंसुलेटर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आयनिक ठोस का अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है, जैसा कि पहले भी बताया गया था, अभी फिर से बता रहे हैं। याद करना बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये सब, कि ध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होगा? तो अणु होगा। अध्रुवीय आणविक ठोस का अणु होगा, आयनिक ठोस का आयन होगा। और इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा काम करेगा? तो आयन। याद करो, आयन किसके कारण? करंट के कारण। और करंट किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन किसके कारण? तो याद होगा कूलम्ब। कुछ याद आ रहा है? क्लास 10th का फिजिक्स याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? ऐसे ठीक है। ये कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टिक। और इसके बाद में इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। ये आयन से बने हुए कंपाउंड्स हैं। ये हार्ड होते हैं, बट ब्रिटल होता है, काटा जा सकता है। ये इंसुलेटर होते हैं ठोस में। ठोस जब इस ठोस के रूप में रहेगा तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, बट जब यह कंडक्टर होता है तो किस फॉर्म में रहेगा? मोल्टेन स्टेट फॉर्म में रहेगा। ये द्रवित अवस्था में, अर्थात पिघला हुआ अवस्था में रहेगा, तो इसमें करंट पास हो जाएगा। अगर पिघला हुआ अवस्था में रहे तो आयनिक ठोस में करंट पास नहीं होगा। उदाहरण के लिए आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड और सभी कुछ आयन से जो कंपाउंड्स है उसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, देख सकते हैं। आइए और देखते हैं धात्विक ठोस। नाम ही है धातु, याद रखो धातु। धातु किससे बनेगा भाई? ये आयन से, पॉजिटिव आयन इन सी। और इसका जो फोर्स है यह मेटालिक बॉन्डिंग काम करेगा। और इसका एग्जाम्पल में तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जानते हैं धातु का कुछ नाम बता सकते हैं। लोहा है, जिसको हम फेरम कहते हैं, लोहा कहते हो, इंग्लिश में आयरन बोलते हो। जिसका जब वैलेंसी 2 होता है फेरस कहेंगे, फिर फेरिक कहेंगे। कॉपर है, कीप्रस 1 कीप्रिक 2, कॉपर 1 कॉपर 2, कीप्रस क्यूप्रिक के नाम से जानते हैं। सिल्वर, चांदी, जिसका एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैग्नीशियम, ये सबका जो है, ये जो मेटालिक ठोस है, जो धातु वाला जो ठोस है, ये लोहा कितना पर?
ये मैट्रिक के बोर्ड के प्रश्न में है ना, बोर्ड वाला को कोई प्रश्न ही नहीं पूछ समझ में आता है। ये चारों का चारों जो है मैट्रिक में बार बार पूछा है, आप लोग याद कर चुके हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है, कॉपर का क्या है। इस बार के एग्जाम्पल जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो डेट है 2025, आप लोग 2023 में मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे, 2024 में, इसमें चांदी पूछा था, कॉपर पूछा था, मैग्नीशियम पूछा था, सब के सब प्रश्न इस बार के प्रश्न में आए थे। सभी का जवाब आप कौन सा कितना नंबर पे होता है अभी जवाब देंगे। इसका जो फिजिकल जो नेचर है हार्ड होता है, पर मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, अर्थात तार बनाया जा सकता है, पीट पीट कर इसका चादर बना सकते हैं। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी अच्छा होता है धातु के पास में। कंडक्टर होता है, सब कोई जानते हैं, और इसके साथ में यह फेयरली हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। और नेटवर्क ठोस के बारे में बता दें, ये चौथा का तो इसमें नहीं आ पाया है, पर नेटवर्क ठोस के बारे में नेटवर्क ठोस के बारे में जान जाइए। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो अवयवी कण होगा वह परमाणु होगा। इसमें जो बंधन होगा, आबंध जो होगा, यह भी जो आबंध होता है इसमें एटम का ही एक आबंध होता है। और इसके साथ में एग्जाम्पल में कार्बन ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के अपरूप है, ये सब चल सकता है। काफ़ी कठोर भी होता है। और यह अगर हीरा होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर होगा। बट ग्रेफाइट होगा तो कंडक्टर होगा। आइए आगे देखते हैं। ऐसा है कि अभी आप अच्छा से इस ठोस के प्रकार को समझे होंगे। बस समझने के लिए एक बार फिर से रिवीजन करा दें। ठोस जो है दो प्रकार से, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड का कोई टाइप नहीं, क्रिस्टलीय सॉलिड का 4 टाइप्स है। मोलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड का 3 टाइप है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। और आगे देखते हैं इस ठोस का क्लासिफिकेशन हम लोग अच्छा से समझें। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये भी है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लैटिस समझते हैं इससे पहले। यूनिट सेल क्या होता है, जैसे आप ये जाने, जैसे ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट या फिर चलो बिहार, आइए स्टेट लेवल पे बात करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर में स्टेट्स है। स्टेट्स का जो इंडिया का मैप बनाते हैं उसमें स्टेट को बांटते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे स्टेट है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है ना, ऊपर में जम्मू कश्मीर है, इधर में आइए पश्चिम में गुजरात है, पूरब में आइए अरुणाचल प्रदेश है, सबसे नीचे जाइए तमिलनाडु है। इस प्रकार से जब बांटते हैं तो ये क्या है कि एक यूनिट है और बहुत सारा यूनिट मिलकर, अर्थात स्टेट मिलकर पूरा का पूरा का निर्माण हुआ, पूरा स्टेट का एक कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं इंडिया, भारत। इस प्रकार से जैसे कंप्यूटर, अगर बहुत कोई एक्सेल अगर जानते होंगे, MS ऑफिस जब पढ़ते हैं इसमें एक्सेल आता है तो छोटा छोटा खंड होता है जिसको सेल बोलते हैं, सेल है ना। तो एक सेल अर्थात एक यूनिट हो गया। तो यहाँ जब क्रिस्टलीय ठोस बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जब पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में आएगा, एक लाइन बनाएगा तो एक यूनिट हो गया, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। तो पैटर्न जो है अलग अलग पैटर्न, एक ही प्रकार का पैटर्न बहुत सारा होगा, तो एक पैटर्न को एक यूनिट बोल सकते हैं हम। वही है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो समझिए कि ये अभी बताते हैं, जैसे ये समझो कि अगर ये ठोस है कोई, इस ठोस को जूम कर, कोई एक ठोस है, मान लो कि ये ठोस है, इस ठोस को जूम करके पूरा देखा जाए तो छोटे 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 पार्टिकल्स से बने हैं। और यह जो पार्टिकल्स है इसको और ज़्यादा जूम किया जाए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जूम देखा जाए तो यह इस टाइप से दिख रहा है, ये एक जाल के रूप में दिखेगा, ये जाल के रूप में।
यह जो जाल है यह लैटिस है। इस जाल का जो क्रॉस पॉइंट है ये लैटिस पॉइंट कहलाएगा, और यह जो जाल का जो लाइन है यह लाइन जो है यह लैटिस लाइन कहलाएगा, और जो पॉइंट जो आ रहा है यह पॉइंट जो है ये आपका लैटिस पॉइंट, यह जो जाल का जो लाइन है लैटिस लाइन, और दो लैटिस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन जोड़ता है। जैसे जाल है, दो बिंदु के बीच में जो सीधी सीधी रेखा है यह बिल्कुल सीधी रेखा से ही जुड़ता है, यह टेढ़ा नहीं हो सकता है, पूरा का सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल। और बीच का जो स्थान है लैटिस स्पेस कहलाता है, और एक जो खंड बना समझो कि यह यूनिट सेल है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये इसको तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ये लैटिस को समझ लिए, लैटिस का पूरा ये हाथ पे ही समझ लिए। लैटिस कैन बी जनरेटेड बाय रिपीटिंग अ स्मॉल पोर्शन कॉल्ड द एक मिनट, ये भाग जाता है, लगता है ये भी समझ रहा है और समझ गया इसलिए भाग गया। यूनिट सेल ये कहता है लैटिस कैन बी जनरेटेड रिपीटिंग अ स्मॉल पोर्शन, जब ये कोई पोर्शन बार बार रिपीट करने लगता है तो रिपीट करने वाला जो पार्ट है वह एक यूनिट कहलाएगा, और वही यूनिट सेल हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं, आपके सामने डिस्प्ले है। 3 टाइप के यूनिट सेल देखेंगे। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड इज बॉडी सेंटर क्यूबिक। सिंपल को प्रिमिटिव भी कहते हैं, जैसे ऊपर में देखिए प्रिमिटिव लिखा हुआ है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव अर्थात सिंपल, प्रिमिटिव को कहते हैं सिंपल। सिंपल अर्थात साधारण, सामान्य, घनीय एकक कोष्टिका। यूनिट सेल का हिंदी होता है एकक कोष्टिका। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात सरल घनीय एकक कोष्टिका। सिंपल ये वाला जो पार्ट है सिंपल, इसको कहेंगे सरल घनीय एकक कोष्टिका। दूसरा देखेंगे बॉडी, बॉडी को कहते हैं शरीर अर्थात काय, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। और तीसरा है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो पहला है सरल घनीय एकक कोष्टिका, दूसरा हो गया काय केंद्रित एकक कोष्टिका, और तीसरा हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। एक नंबर का प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। एफसीसी है और ये बीसीसी है। इसमें फिगर देख सकते हैं, इसको और डिटेल्स से एक एक करके देखते हैं, फिगर को और जूम करके देखते हैं। खैर फिगर देखिए और कुछ समझने का प्रयास करिए। इसमें जो ये गोला गोला दिख रहा है ये सब एटम है। क्या है? एटम है। इस एटम को दिखाया गया है कि जब एफसीसी होगा तो एटम कहाँ होगा, बीसीसी होगा तो एटम कहाँ होगा, एफसीसी होगा तो एटम कहाँ होगा, सिंपल होगा या प्रिमिटिव होगा तो एटम्स कहाँ होगा। ये देख रहे हैं पीछे, ये जो दिख रहा है यह भी एक क्रिस्टल का फॉर्म है। यह पूरा का पूरा एक लैटिस बना हुआ पार्ट है। जो लैटिस को समझने का कोशिश कर रहे थे, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, इस फिगर के माध्यम से भी समझिए। जो ये बिंदु है, ये सभी जो बिंदु है, यह बिंदु जो पॉइंट है ये लैटिस पॉइंट है, और ये दो पॉइंट के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन है लैटिस लाइन है, और इसके बीच का जो ये स्पेस है लैटिस स्पेस है। वही है यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिगर के माध्यम से अच्छा से समझे होंगे। ये जो पीछे लगा हुआ है ये लैटिस पॉइंट, लैटिस लाइन और बीच का लैटिस स्पेस, काफ़ी अच्छा इससे क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखिए जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को जो एक यूनिट अगर पार्ट को अलग कर दे, एक ठोस है, यह बार बार एक पैटर्न से रिपीट होकर अवयवीकरण से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से रिपीट होकर बना है। एक यूनिट को उठा के अगर देखा जाए तो इस टाइप से अगर दिख रहा है, ये एक लैटिस है, लैटिस है।
यह लैटिस में जो पॉइंट है लैटिस पॉइंट है, लाइन है जो लैटिस लाइन है, और इसके बीच का स्पेस लैटिस स्पेस है। तो इसका जो पैरामीटर है 6 पैरामीटर्स होते हैं। यह जो लैटिस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा बीटा गामा, देखिए यहां लिखा हुआ है एंगल अल्फा बीटा गामा, एंगल बिटवीन द एज। और ये लैटिस ये जो लाइन है, ये 3 लाइन्स जो है ए बी सी, 3 लाइन्स जो है ए बी सी, एज का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सी, अर्थात जो किनारा है इसका नाम ए बी सी रखा गया है। तो 3 पैरामीटर्स हो गया ए बी सी। एंड नेक्स्ट इज जो 3 एंगल्स है वो 3 और पैरामीटर है, तो टोटल 6 पैरामीटर्स होगा ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एटम्स ऑफ यूनिट सेल, जिसका बात हो रहा था अभी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ होगा और कितना यूनिट। अगर बात यूनिट सेल का है तो यूनिट सेल में एटम्स जो होंगे वो कितने एटम्स होंगे। अगर प्रिमिटिव है और सिंपल है तो क्या होगा। दूसरा BCC है तो कितने एटम होंगे पर यूनिट सेल में। FCC है तो पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। तो अगर प्रिमिटिव है अर्थात सिंपल है, प्रिमिटिव अर्थात सिंपल अर्थात सरल अर्थात साधारण, इसमें 1 होता है। बात है कि अगर देखा जाए आप इसमें जो इसको पढ़ने से पहले आइए एक शेप को समझते हैं। दरअसल बात यह है फर्स्ट टाइम है तो मेरा हाथ हिल रहा है, अच्छा से हम नहीं बना पा रहे हैं। शायद कुछ बार और पढ़ाएं तो और अच्छा से फिगर बन पाए। ऐसे तो मेरा चित्रकारी बड़ा गड़बड़ है, सोचे कभी चित्रकार हो जाए लेकिन मेरा चित्र तो काफ़ी खतरनाक हो गया। लाइन तो टेढ़ा टेढ़ा है। चलिए मान लीजिए कि सभी स्ट्रेट लाइन है और 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, लेटिस पॉइंट के बीच का जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। मान लो इसमें जो अगर यह सिंपल है, अगर यह सरल है अर्थात प्रिमिटिव है, तो इसके जो कॉर्नर है इसके हर कॉर्नर पे एक एटम बैठा हुआ है। हर कॉर्नर इसका एटम का एक सेंटर है। हर कॉर्नर एटम का एक सेंटर है। तो अगर बात करें हम क्यूब का, घन का, तो घन तो जानते हैं कि एक डब्बा है। मान लो कि एक डब्बा है, माचिस का बॉक्स देखें घनाभ, तो वो तो लंबाई चौड़ाई है पर ऊंचाई कम है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। लेकिन घन है तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होगा। जैसे ये घन बना है ना, मानो कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। तो इसमें जो एज है अगर मान ले ए बी सी है ना, तो ये तीनों इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा, अर्थात 2 के बीच में अल्फा, इसके बीच में बीटा, फिर एक और जो ऊपर गया है, ये तो 3D नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, 3D में और बताएंगे। अभी हम सर्च करके 3D में इसको दिखाते हैं। मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होगा। तो इसमें जो परमाणु जो होंगे, ये जो परमाणु जो होगा इसका देखो, और यह घन का जो हम जानते हैं घन में कितने शीर्ष होते हैं, कितना कोना होता है, कितना कॉर्नर होता है, तो आप बताएंगे 8 कोना होता है घन में। कि कुछ ज़्यादा होता है? मेरे ख्याल से तो 8 ही होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो टोटल अगर बात करें तो जो भी कॉर्नर है उसके कॉर्नर पे एक एक एटम है। हर कॉर्नर एटम का सेंटर है और इसके अलावा कहीं भी एटम नहीं है। तो जब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का बात हो तो आप ये कहेंगे कि सर प्रिमिटिव तब होता है जब क्यूब का नाम ही है प्रिमिटिव क्यूबिक,
तो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर, इस कॉर्नर इज सेंटर ऑफ एटम, प्रत्येक जो कॉर्नर है वो एटम का सेंटर है, और 8 कॉर्नर है, 8 कोना है, तो 8 एटम है, इसलिए यह सिंपल है, इसके अलावा एटम कहीं नहीं होता है। अर्थात बात है प्रिमिटिव का, तो प्रिमिटिव में पर यूनिट सेल जो होगा एक होगा। अगर बात करें बीसीसी का, तो बीसीसी का बात करेंगे तो इसमें बीसीसी में जो है 2 एटम होता है, क्योंकि इसमें सभी कोना पर एटम होगा। प्रिमिटिव बीसीसी में भी प्रत्येक कोना और प्रत्येक के जो ये जो बॉडी का जो सेंटर है वहां एक, तो प्रत्येक कोना पर एक एटम मिला के पर यूनिट सेल में एक एटम आ गया, और जो सेंटर है वहां एक और एटम, तो 2 एटम हो गया। अगर एफसीसी में बात करें तो 4 एटम होता है। क्यों होता है? सभी कोना पर एक एक, इससे निकाल के आ जाएगा कैलकुलेशन से 1 एटम, है ना। और जितना सरफेस है ना, जैसे कि एक कमरा है तो चारों दीवार और ऊपर और नीचे 6, तो सभी सरफेस पे एक एक एटम, तो टोटल कैलकुलेशन से यह 4 एटम आता है। तो प्रिमिटिव में पर यूनिट सेल में 1 एटम, बीसीसी में 2 एटम, एफसीसी में 4 एटम। चलो जैन, मैं अंकित, पासा एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कल का बाकी कुछ जो सॉलिड स्टेट, जो शॉर्ट नोट्स करके सॉलिड स्टेट का एक समराइज फॉर्म में कुछ कम से कम क्लास में सॉलिड स्टेट के सभी टॉपिक को कवर करने का कोशिश किए थे। कुछ चीज़ें पढ़ा हमने और कुछ चीज़ें बाकी रह गया। आज के क्लास में शुरू करते हैं। यूनिट सेल के एटम, यूनिट सेल जो है उसमें एटम्स जो होते हैं प्रिमिटिव में, बीसीसी में और एफसीसी में, इन सभी को समझा था। आज के क्लास में इससे आगे इसे शुरू करते हैं। आगे देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को थोड़ा सा देखा जाए। जैसा कि हम जानते हैं इसमें एक जो क्यूब है इसके चारों कोने पे एटम होता है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, और पीछे इसके जस्ट 5, 6, 7, 8, तो 4 ऊपर 4 नीचे, अर्थात किसी घन का 8 कोना होता है, 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम होता है। वहीं चीज़ें लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखिए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स only at its corner. Each atom at a corner is shared between 8 adjacent unit cell. 4 unit cell is the same layer and 4 unit cell is upper or lower layer. Therefore, only 1/8 of an atom belongs to a particular unit cell. जो एटम्स होता है वो सभी कॉर्नर पर होता है। जो क्यूब है इसके सभी कॉर्नर पर एटम होते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो एटम है इसका ये सेंटर है, 1, 2, 3, 4, इधर नीचे में 5, 6, 7 और इसके पीछे में 8। यह प्रिमिटिव है। सिर्फ कोने पर परमाणु हो तो प्रिमिटिव यानी सरल बोलेंगे। आगे देखिए बॉडी सेंटर है तो सभी कोनों पर होता है, तो सभी कोनों पे 1, 2, 3, 4 और इधर 5, 6, 7, 8 ये परमाणु हो गया, एटम हो गया, एक सेंटर पर होता है, इसीलिए इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं कहते हैं। तो 8 कॉर्नर पर इंटू 1/8 पर कॉर्नर यूनिट, पर कॉर्नर एटम, तो ये हो गया 1 एटम और प्लस 1 बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर ऑफ एटम, 1 इंटू 1 अर्थात 1 एटम, तो 1 एटम और 1 एटम 2 एटम, इस प्रकार से यह 2 एटम आ जाता है बॉडी सेंटर में। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। आगे देखिए एफसीसी,
तो एफसीसी जो है तो सभी कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा, तो ये 8 एटम हो गया। और इसके साथ में जितना भी फेस है, कितना फेस है, चारों दीवार हो गया, 1 2 है ना, 3 4, 4 दीवार और एक छत और एक ज़मीन, ये 8 हो गया, सॉरी 6 सरफेस हो गया, है ना। तो 8 कॉर्नर पर है, तो देख सकते हैं 8 कॉर्नर पर है, तो 8 कॉर्नर पर है, तो ये 1/8 है, दरअसल ये ऐसे 1/8 है, तो 8 गुने 1/8, तो ये एक एटम आ गया। और प्लस एफसीसी है तो 6 सरफेस है, 6 फेस है, यूनिट सेल जिनमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, एफसीसी था, बीसीसी था और एचसीपी, ये सब को लेकर एक टेबल बनाया गया है। तो जो सिंपल यूनिट सेल होगा इसमें सिर्फ कोने पर परमाणु होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका पैकिंग इफिशियंसी 52% है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। बीसीसी है, बीसीसी में कॉर्नर पर भी होता है और एक केंद्र पर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पैकिंग इफिशियंसी 68% है। एफसीसी कोने पर होता है, फलक पर होता है और केंद्र पर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 74% पैकिंग इफिशियंसी होता है। एचसीपी हेक्सागनल जटिल षष्ठकोणीय है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और 74% इसमें भी भरा हुआ भाग होता है। और इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप जो है इसका सबका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न आते हैं। चलिए, जो क्लोज्ड पैक है, जो पैकिंग इफिशियंसी देख रहे थे, जो दक्षता देख रहे थे, कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है, खाली है, इसको लेके हम डिस्कस करते हैं। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, 3 टाइप से होता है, 1D, 2D, 3D। तो 1D है, 2D है और 3D है। क्लोज पैक 3 टाइप से होता है। देखते हैं इसके आगे। तो जो 1D है, जो क्लोज पैकिंग 1D है, तो यहाँ क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, तो देखिए ये जो एटम्स होता है किस प्रकार से एक दूसरे के अगल बगल होता है और एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, 2-2। तो यहाँ पे किसी को भी अगर लेंगे, इसको अगर इस एटम को मान लीजिए अगर लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एक इधर वाला हो जाएगा और एक इधर वाला हो जाएगा। तो 2 परमाणु से सटा हुआ है, 2 एटम से सटा हुआ है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 डायमेंशन क्या होता है? क्लोज पैकिंग, जब परमाणु का अरेंजमेंट एक ही लाइन में हो, लीनियर फॉर्म में हो, एक रो के फॉर्म में हो, तो जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात एटम्स, एक लीनियर फॉर्म में होता है और इसके अगल बगल में एक एक परमाणु होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होता है, तो इसे 1D कहा जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। आगे देखिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हमारा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 टाइप से होता है। तो स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग है, इसका अरेंजमेंट देखिए, ये ए होता है इसका पैटर्न, और इसका पैटर्न देखिए ए बी इस टाइप से होता है। हेक्सागोनल है तो किसी एक परमाणु को अगर सेंटर मानते हैं तो इसके परितः 6 परमाणु सटे हो, जैसे 1 2 3 4 5 और एक 6 परमाणु होता है। और ये स्क्वायर में देखिए 1 2 है ना, 3 और 4, तो ये 1 2 3 4, ये 4 परमाणु है, 4 एटम्स है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए है। तो इन 2 डायमेंशन जब 2D में होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, लीनियर फॉर्म में नहीं हो, जैसे ये लीनियर फॉर्म हो गया 1D, बट इसके नीचे चौड़ाई भी हो गया, तो 1D है और इधर से भी है, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन 2 टाइप से हो सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में और हेक्सागोनल के फॉर्म में, इसलिए ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है। आगे देखते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या है कि यह
जो लेयर है इसमें देखेंगे कि जो 2D है, 2 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट के आगे जो 2 डायमेंशन का जो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट के आगे में एक और लेयर लगा दिया जाए। लंबाई है, चौड़ाई है, और इसके ऊंचाई के तरफ में एक और लेयर लगा दे, फिर लेयर लगा दे, फिर लेयर लगा दे, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो इसमें भी 2 टाइप से होता है। तो देखिए 2 टाइप से कैसे होता है। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है ना, फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक, 2D से बनता है। और जो एक और 3D है वह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे 2D में था वैसे ही यहाँ भी है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, यह दोनों फॉर्म में आता है 3D। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 एटम से हैं, इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे में 4 है, और इसमें देखिए तो 6 है ना। इसको देखिए इधर में, इसको अच्छा से और समझा जा सकता है। टेट्राहेड्रल 4 वाला जो इधर पीछे फिगर में दिख रहा था आपको, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखिए, यहाँ देखेंगे, यहाँ इसमें देखिए इसके जो जो समझो कि यह गेंद है, बॉल है, तो ये बॉल है, बॉल को सजा रहे हैं, इसके बीच में जो कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। यह जो स्पेस है, जो वॉइड स्पेस बच रहा है, इस वॉइड स्पेस का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। और यह जो 6 स्पेयर से जो अरेंजमेंट होगा, ये वाला फॉर्म जैसा कि देख रहे हैं, ये वाला फॉर्म 6 स्पेस से जो अरेंजमेंट है स्पेयर से, इस फॉर्म को देखिए यहाँ क्लियर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है ना। यही चीज़ें शेप यहाँ भी है, बट यहाँ कुछ और स्पेयर का संख्या भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इस दोनों को यहाँ दिखाया गया। ये टेट्राहेड्रल में इस प्रकार का शेप बन रहा है और ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार का शेप बन रहा है। दोनों को अच्छा से समझेंगे। आइए, और इस जब में जब ये वॉइड बनता है, जब यह खाली स्थान होता है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, अवयवी कण का सजावट है, इसमें जो खाली जगह बचेगा, इसके बाद जो है अब डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स देखेंगे। तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, यह दोनों को अच्छा से समझें तो ये फिगर की मदद से समझ सकते हैं, चित्र की मदद से। देख रहे हैं जब पार्टिकल्स गायब हो जा रहा है, पार्टिकल्स गायब हो जा रहा है ना। इसको और अच्छा से क्लियर करने के लिए आगे देख सकते हैं, दोनों में कंपेयर करके बताया गया है। जो कटायन और अनायन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन्स है, इसका जो लैटिस जो से जो बना हुआ है वह इक्वल होता है। पर फ्रेंकल डिफेक्ट में नॉर्मल पोजीशन एंड इनर्शियल साइट, इनर्शियल साइट इसको बोलते हैं। देखिए चित्र में ये जो स्थान है, यह जो खाली जगह जो है, यह है अंतरकाशीय स्थल। इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है शॉर्टकी और फ्रेंकल का। तो फ्रेंकल में तो कोई चेंज नहीं होगा और इसमें डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि शॉर्टकी में क्या है कि आयंस गायब हो जा रहा है, और गायब हो जा रहा है, बराबर गायब हो रहा है, प्लस माइनस दोनों इक्वल में गायब हो रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस से अनायन और कटायन मिसिंग हो जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट है। और ये डिक्रीज हो जाता है, दो अगर गायब हो जाएगा, पार्टिकल्स गायब हो जाएगा, तो स्वाभाविक है इसके डेंसिटी में कमी आ जाएगा। अकर्स आयनिक कंपाउंड्स विथ ए स्मॉल कटायन आयन साइज डिफरेंस, जब आयन्स गायब होगा तो इसके साइज में डिफरेंस होना ही होना है, छोटा हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, हाई टेम्परेचर, ये क्रिस्टल से गायब हो जाता है। यह फिगर की मदद से देख सकते हैं आप लोग, वहाँ दिख रहा था।
इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट में देखिए कि कोई चेंज नहीं होगा डेंसिटी में, क्योंकि क्यों चेंज नहीं होगा, तो यहाँ देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में यह गायब तो हुआ है एक जगह से, लेकिन गायब होकर बगल में कहीं ये अंतरकाशीय स्थल में फिर से वापस आ गया है। तो वही चीज़ें हैं, गायब होगा लेकिन इंटरसिटियल साइट अंतरकाशीय स्थल में जाके बैठ जाएगा, वापस आ गया है। तो वही चीज़ें हैं, गायब होगा लेकिन इंटरसिटियल साइट अंतरकाशीय स्थल में जाके बैठ जाएगा। तो कमी नहीं हुआ, आयंस कम नहीं हुआ, इसमें आयंस कम हो गया, पार्टिकल्स गायब हो गया, इसमें गायब होकर कहीं और बैठ गया उसी के लैटिस के अंदर में, पर इसमें गायब हो गया पूरी तरह से, लैटिस में भी नहीं है। तो शॉर्टकी है, शॉर्ट कर गया, फ्रेंकल है, गायब हुआ पर वो कहीं और वहीं पर आसपास में है, इसलिए डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ जो आयंस है वो भी सेम होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है। तो देख सकते हैं कटायन के मूवमेंट के कारण बढ़ जाता है, और इसके साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर थर्मल स्टेबिलिटी का बात है तो मोर कॉमन इन लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विशेषता है शॉर्टकी और फ्रिंकल में, दोनों में घनत्व में कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल है गायब हो जाता है, इसमें गायब होकर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, उच्च तापमान पर अधिक पाया जाता है, अधिक कम समन्वय संख्या यौगिकों में अधिक पाया जाता है फ्रिंकल दोष, है ना। धानायन की गति के कारण वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इसमें हल्का वृद्धि होता है। तो ये सब है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री में बात करेंगे तो ये दो टाइप से है, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी, धातु अतिरिक्त दोष, धातु कमी दोष। देख सकते हैं जो परिभाषा है इलेक्ट्रॉन के, देखिए जब किसी क्रिस्टल में अतिरिक्त धातु आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो धातु अतिरिक्त बोला जाता है। जब कुछ धन आयन गायब हो जाते हैं तो धातु की कमी दोष बोला जाता है। यह दो कारण से होता है, देखिए धातु अतिरिक्त दोष मेटल एक्सेस, एक ऋण आयन की रिक्ति के कारण और अतिरिक्त धन आयन के कारण। और इधर भी दिया हुआ है उच्च संयोजकता वाले धातु आयन के निम्न संयोजकता वाले धातु आयन आ जाते हैं, कुछ धन आयन गायब हो जाता है, धातु की कमी हो जाती है। घनत्व एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घटता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण विद्युत चालकता होता है तो इसमें बढ़ सकता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। एफ सेंटर कहते हैं जहाँ गायब होता है, इसका चित्र भी आगे बताया जाएगा। तो जो रंग उत्पन्न होता है पीला रंग का उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल भी लिखा है। इधर में रंग का निर्माण कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, उदाहरण है। ठोस में विद्युतीय गुण को देख सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े हैं। एक इंसुलेटर होता है, दूसरा से इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और मेटल्स है। धातु जिसमें विद्युत धारा ये ओवरलैप कर रहा है, आराम से प्रवाहित हो जाता है, ओवरलैप एक दूसरे कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आवागमन करने में, जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है ना, गैप इसकी अपेक्षा ज़्यादा है पर इसकी अपेक्षा कम है, तो यह सेमीकंडक्टर है। कभी करंट आएगा कभी करंट नहीं आएगा। इसको थोड़ा जंप करके कूदने में ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको जंप करने में परेशानी होता है, तो सेमीकंडक्टर बन गया। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप थोड़ा सा कम है बट गैप है, ये लार्ज एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में। तो ये इंसुलेटर है, इससे इसके बीच का गैप बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जंप भी नहीं कर पाता है। वही चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ठोस का, तो चालक, अचालक, अर्धचालक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर है आराम से ओवरलैप करेगा,
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। अचालक है, इंसुलेटर है, तो इसमें ये जंप नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। अर्धचालक है तो लो एनर्जी गैप है, कम एनर्जी है, तो ये जंप कर जाता है, तो इसलिए अर्धचालक है, कभी करंट पास होगा कभी नहीं होगा। इसको एक टेबल के रूप में बताया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छा से इसको याद किया जा सकता है। चुंबकीय गुण है सॉलिड का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखिए ये 5 टाइप से बताया गया, 5 प्रकार से बताया गया है। पहला है डाई मैग्नेटिक, दूसरा पारामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक, पांचवा फेरी मैग्नेटिक। ये 5 टाइप से जो है ये चुंबकीय गुण इसमें है। पांचों का नाम थोड़ा याद रखेंगे और इस सब के बारे में एक कंपैरिजन दिया गया है, एक टेबल में एक चार्ट बना दिया गया है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छा से याद भी कर सकते हैं। अलग अलग याद करने का, डिफिनेशन करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये इतना से काम भी चल जाएगा। आप इसको और अच्छा से देख सकते हैं, ये देखिए आराम से ले सकते हैं। अब आराम से सब दिख रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।